हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कंप्लीट। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इससे पहले की कोई भी वीडियो आपसे मिस हो चुकी है, मैंने पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर दिया है। अगर आपसे किसी भी टॉपिक की वीडियो मिस हो चुकी है तो उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके प्लेलिस्ट को थ्रू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पेज नंबर 61 पर जो मेंशन है, how would be electron dot structure of carbon dioxide which has a formula of CO2। तो CO2 का क्या डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ना यहाँ पर अगेन याद होना चाहिए, इन सब के एटॉमिक नंबर्स याद होने चाहिए, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कैसे इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अगर अभी भी आप लोगों को इस चीज़ में प्रॉब्लम है तो आई सजेस्ट एक बार जरूर 9th स्टैंडर्ड में मैंने 3rd चैप्टर के अंदर ये सारी चीज़ें कवर की थी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी तो टाइम है, आप कवर कर लेंगे। अगर आपने +1 +2 में जाकर अगर आपने साइंस लेनी है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बेस क्लियर होना। तो उसके लिए सबसे बेसिक चीज़ होती है एटॉमिक नंबर्स, एटलीस्ट 20 तक आप लोगों को आनी चाहिए। तो एक बार मैं इसको आपको रिवाइज करवाती हूँ कि कार्बन और ऑक्सीजन का क्या एटॉमिक नंबर था, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, कैसे इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स और किस तरीके से इसका डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। तो सबसे पहले याद करते हैं, फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोजन, सेकेंड नंबर पे हीलियम, थर्ड नंबर पे लिथियम, फोर्थ नंबर पे बेरिलियम, फिफ्थ नंबर पे बोरोन एंड सिक्स्थ नंबर पे कार्बन, सेवेंथ नंबर पे नाइट्रोजन, एट्थ नंबर पे ऑक्सीजन, नाइन्थ नंबर पे फ्लोरीन एंड 10th नंबर पे नियॉन। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कार्बन भी मिल गया और ऑक्सीजन भी मिल गया। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट शेल में जाते हैं 2 और नेक्स्ट शेल में जाते हैं 8, लेकिन इसके पास 6 है तो फर्स्ट में अगर 2 चले गए तो कितने बच गए, 4 चले जाएंगे नेक्स्ट शेल में। तो यानी कि कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हुए। सिमिलरली ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन का है 8, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो फर्स्ट शेल में चले गए 2, कितने बच गए 6, तो नेक्स्ट शेल की कितनी कैपेसिटी होती है 8, लेकिन कितने बचे हैं 6, तो 6 चले जाएंगे नेक्स्ट शेल में। ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट में 4 है, इसके आउटर मोस्ट में 6 है और यहाँ पर क्या है, CO2 है। तो सबसे पहले तो कार्बन को सेंटर में डाल दो, O है 2 है तो O एक इधर आ जाएगा और एक O इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आउटर मोस्ट में 6 है, कितने चाहिए इसको 2, तो 2 शेयर करने हैं इसको, राइट। तो 2 शेयर करने के लिए अपने 2 यहाँ पे रखेगा भी तो सही। ठीक है, तभी तो 2 और लेगा तो तभी तो बॉन्ड बनेगी उसकी। बाकी कितने बच गए, 4 6 है ना, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6। अब कार्बन के पास आउटर मोस्ट में 4 है, 4 और चाहिए तो 2 इसके साथ शेयर करेगा, 2 इसके साथ शेयर करेगा, तो अपने 4 कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, 2 इधर रखकर और 2 इधर रखकर। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसके पास 6 है, 2 इसके साथ शेयर करें तो इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसके 8 कंप्लीट हो गए। इस ऑक्सीजन की बात करें, 6 है, 2 इसके साथ शेयर करेगा तो इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, और अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन के पास 4 है, 2 इधर से शेयर किए 2 इधर से शेयर किए, तो इसके पास भी कितने हो गए, 8 हो गए। तो इस तरीके से हमने क्या बना दिया, इसका डॉट स्ट्रक्चर बना दिया। और वैसे अगर देखा जाए तो O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इस तरीके से इसका ये चीज स्ट्रक्चर बन रहा है। तो हम इसके बारे में हम कैसे लिखेंगे, हम पहले इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किस तरीके से इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो हम लिखेंगे कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में, इसलिए उसको 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ये तभी पॉसिबल हो पाता है अगर उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन के साथ क्या कर लें, शेयरिंग कर लें। तो कैसे बनाया हमने, कार्बन, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, और इसके पास 4, तो 2 इधर रखेगा शेयरिंग के लिए, 2 इधर रखेगा शेयरिंग के लिए, तो इसके हो गए ये 8 कंप्लीट, इसके हो गए ये 8 कंप्लीट, और कार्बन के 4 खुद के पास और 2 इधर से शेयर 2 इधर से शेयर, तो ये हो गया इसका डॉट स्ट्रक्चर। और अगर हमें इसका नॉर्मल स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाना है तो वो कैसे बनता है, O डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स C डबल बॉन्ड,
ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ वुड बी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर। तो हमें 8 एटम्स का, हमें S8 एक तरीके से S8 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो हमें पता है कि जो सल्फर होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, याद करिए 10 तक था, 11 पे सोडियम, 12th पे मैग्नीशियम, 13th एल्यूमिनियम, 14th सल्फर, राइट, 15th भी लिख देते हैं फॉस्फोरस, 16th सॉरी यहाँ पर सिलिकॉन था, here it is silicon, here it is sulfur, 17 chlorine, 18 argon, 19 potassium, 20th calcium। ठीक है, तो इस तरीके से सल्फर हमने देखा 16th नंबर पे है। तो अब 16th नंबर पे है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। फर्स्ट की कैपेसिटी 2 की, कितने बच गए 8, सेकेंड की कैपेसिटी 8 की हो जाएगी, कितने हो गए 10 हो गए, 6 बचे, 6 चले गए नेक्स्ट सेल में। ठीक है, तो अब सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट में। ठीक है, और हमें S8 बनाना है, यानी कि 8 सल्फर हमें बनाने हैं। तो उसका किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, एक्चुअल में अगर हम बनाने चाहें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्राउन शेप स्ट्रक्चर होता है। एक्चुअल में जो सल्फर मॉलिक्यूल होता है वो क्राउन शेप्ड होता है। क्राउन शेप्ड कैसे बनता है, देखना इस चीज को ध्यान से, इस तरीके से बनता है 3 2 3 4 5 6 तो आपको ये दिखाई दे रहा है क्राउन शेप स्ट्रक्चर। इसके अंदर हमने 8 सल्फर लगा रखे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक तरीके से क्या होता है क्राउन स्ट्रक्चर होता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें 8 एटम्स को इस तरीके से ज्वाइन करना है कि वो क्या बनाती हूँ, रिंग्स बनाती हूँ। ठीक है, रिंग बनाती हो एक तरीके से। ये हमें हिंट दे रखा है कि 8 एटम्स को हमने इस तरीके से ज्वाइन करना है कि वो एक रिंग बनाती हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, रिंग कैसे बनेगी, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरीके से इनकी एक प्रॉपर आपने क्या बनानी है, एस की रिंग बना देनी है, राइट। तो एक इस तरीके से रिंग बनानी है और आपने इसी का ही क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। तो हम लिखेंगे एज 8s atoms are joined in a ring, so electron dot structure will be as follows। तो अब हम क्या करेंगे, क्या करना है हमने, s इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, 6 है, तो 1 2 3 4, एक इधर और एक इधर 6, क्योंकि इसको एक इसके साथ भी बॉन्ड बनानी है और एक नेक्स्ट वाले के साथ भी बॉन्ड बनानी है। तो नेक्स्ट बनाओ 1 2 3 4 5 6, नेक्स्ट बताओ 1 2 3 4 5 6, 3 हो गए। नेक्स्ट बनाओ 1 2 3 4 5 6, इधर लग जाएगा इधर। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 हो गए, 3 और लगाने हैं हमें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ जाएगा एक 1 2 3 4 5 6। तो अब देखो 8 हो गए हैं, हाँ यस डेफिनेटली 8 हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके 8 ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। तो ये रहा 6 थे, एक पिछला और एक आगे से, इसका एक ऑक्टेट बन जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डन। इसके साथ देखो एक पीछे से और एक आगे से इलेक्ट्रॉन लेकर इसका भी 8 कंप्लीट। ठीक है, इधर से भी 6 हैं, एक पीछे वाले से एक पीछे वाले से इलेक्ट्रॉन, एक आगे वाले से इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली इसका भी यहाँ से और एक यहाँ से। सिमिलरली 6 इसके पास है, एक पीछे से इलेक्ट्रॉन और एक आगे से इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी एक यहाँ से और एक यहाँ से, इधर एंड हियर। तो इस तरीके से हमने क्या बनाया है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया है, किसका, सल्फर का। तो ये तो हमने एक तरीके से हमें दे रखा था कि रिंग में बनाना है,
ठीक है, नहीं तो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है वो ये क्राउन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। अगर पेपर में आता है ड्रॉ द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द सल्फर, तो आपने वहाँ पे ये क्राउन स्ट्रक्चर बनाना है। क्राउन आपको दिखाई दे रहा है, एक तरीके से ताज जो पहनाते हैं, तो ये होता है क्राउन। क्योंकि हमें पता है कि इसके आउटर मोस्ट में 6 हैं, तो यानी कि ये 2 के साथ बॉन्ड बनाता होगा। ठीक है, तो 2 बॉन्ड यहाँ पे हो गई, 2 बॉन्ड इस तरीके से, राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट इंटेक्स्ट क्वेश्चन पेज 68 के। तो नेक्स्ट इंटेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आप लोगों का पेज नंबर 68 पे। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन? तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का मतलब क्या होता है, यानी कि उसका फॉर्मूला तो सेम रहना चाहिए, फॉर्मूला सेम रहे, बट स्ट्रक्चर जो है वो उसका डिफरेंट हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमें पेंटेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पेंट मतलब कि कार्बन 5, एन मतलब कि एल्केन्स ग्रुप है, और एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। तो यानी कि जितने कार्बन है उसका डबल करके +2 करना है, तो उतने हाइड्रोजन होंगे, तो इसका डबल करो 10, 10 + 2 12। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, पेंटेन का। अब हमें डिफरेंट पेंटेन्स बनाने हैं। तो सबसे पहला पेंटेन तो हमें पता ही है क्या होता है, 5 कार्बन है तो 5 को क्या लगा दो, एक तो सीधी लाइन में लगा दो। ठीक है, अब इसकी एक वैलेंसी कंप्लीट है, 3 चाहिए तो हाइड्रोजन इसके पास जाएंगे 3। इसकी 2 वैलेंसी कंप्लीट है, 2 हाइड्रोजन चाहिए तो 2 चले जाएंगे। इसकी भी 2 वैलेंसी कंप्लीट है, 2 हाइड्रोजन चाहिए। इसकी भी 2 वैलेंसी कंप्लीट है, 2 हाइड्रोजन चाहिए। इसकी 1 वैलेंसी कंप्लीट है तो उसके पास 3 हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, तो अब काउंट करके देख लो, 3 + 2 5 7 9 12 हो गए स्ट्रक्चर। तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एन पेंटेन। एन पेंटेन, एन पेंटेन का मतलब क्या है, एक तरीके से चेन में पेंटेन हमने लगा दिया इसको। ठीक है, ओके। अगला देखो, दूसरा क्या बन सकता है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको तोड़ के ना यहाँ लगा देती हूँ सेकंड वाले पे, यानी कि 4 ऐसे रख दिए मैंने, और एक पीछे से तोड़ के आगे लगा देती हूँ मैं यहाँ पे। ओके, यहाँ लगा दिया मैंने। अब देखो, अब क्या बनेगा ये, अब कैसे बन सकता है। अब इसके पास कितने बचे हैं, 1 वैलेंसी कंप्लीट है, 3 चाहिए तो 3 और होगी। इसकी 3 कंप्लीट है, सिर्फ 1 चाहिए। इसकी 2 कंप्लीट है, 2 चाहिए। इसकी 1 कंप्लीट है, 3 चाहिए। ये हो गया। अब तो अब इसके नाम, इसका टोटल देखो, 3 + 3 + 3 9 9 11 एंड 12 कंप्लीट। अब इसका नाम कैसे करते हैं, ध्यान से देखना, इसका नाम कैसे करेंगे हम। सेकेंड नंबर पे लगा हुआ, जैसे कि अगर मैं काउंटिंग यहाँ से शुरू करती हूँ 1 2 3 4, सेकेंड नंबर पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। ये क्या होता है, मीथेन होता है CH4, लेकिन अगर CH3 कहीं लगा तो उसे हम मिथाइल क्या बोलते हैं, उसको मिथाइल ग्रुप कहते हैं। तो क्या लगा हुआ है, 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल, तो इसका नामकरण हो गया। ये हो चुका है, क्या बच गया, सिर्फ ऊपर के 4 बच गए, है ना। तो 4 को क्या बोलते हैं हम, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेकेंड आइसोमर। ओके, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या मैं ये मिथाइल उठा के अब यहाँ पे लगा सकती हूँ, सो दैट मैं बोल दूँ 3 मिथाइल ब्यूटेन? नहीं, क्यों, क्योंकि जब मैं ये उठा के इधर लगाऊंगी तो इसका रूल क्या कहता है कि हम काउंटिंग फिर वहीं से शुरू कर देंगे। जितनी ये पास होगा उतनी ही वहाँ पर हम वहीं से काउंटिंग शुरू कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे लगाती तो मैं काउंटिंग करती 1 2, तो फिर से ये क्या हो जाता है, 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाता। ठीक है, सिमिलरली मैं इसको ऐसे भी नहीं लगा सकती कि ये 4 लगाए, 5वां इधर लगा दिया, नहीं, क्यों, क्योंकि ये फिर से एक चेन बन जाएगी। ये क्या बन रही है, एक तरीके से एक ब्रांच बन रही है। ये देखो, ये ब्रांच बन रही है, ये क्या बन रही है, चेन बन रही है। तो इस तरीके से हम इसको लास्ट में भी नहीं लगा सकते और यहाँ पे भी नहीं लगा सकते, क्योंकि फिर काउंटिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी। ओके, चलो ये समझ में आ गया। अब और क्या करना है, अब और कैसे बना सकते हैं हम इसको। थर्ड स्ट्रक्चर देखिए ध्यान से। अब मैं ये तोड़ के यहीं पर ही लगा सकती हूँ, लगा सकते हैं, कैसे, 1 2 3। अब सेकंड पे ही एक ऊपर भी सी लगा दो और एक नीचे भी सी लगा दो। ठीक है, तो हो गए 5 कार्बन। अब इसकी बताओ कितनी वैलेंसी है, 3 3 3 3। इसकी देखो ऑलरेडी 4 कंप्लीट है, 1 2 3 4, इसको लगाने की जरूरत नहीं। अब देखो 3 3 3 3 12 हो गए कार्बन कंप्लीट। तो फॉर्मूला सेम रहा, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। अब इसका नामकरण करो।
अगेन मैं अगर नाम लगाती हूँ 1 2 3, अब सेकेंड नंबर पे दो मिथाइल ग्रुप पड़े हैं, तो मैं क्या लिखूंगी 2 2, 2 है तो डाई मिथाइल, इन दोनों का हो गया नाम, इसका भी हो गया, इसका भी, क्या बच गया, सिर्फ ये पोर्शन बच गया। इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है और सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो 3 के लिए क्या लगेगा, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा, तो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो ये हमने IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग इसको किया है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या यही दो उठा के मैं यहाँ लगा सकती हूँ, नहीं लगा सकते, क्यों, ध्यान से देखना इस चीज को, वेरी इंटरेस्टिंग। अगर मैं ये 1 2 3, अब अभी मैंने यहाँ लगा रखा, तभी ये दोनों उठा के मैं यहाँ लगा देती हूँ, ठीक है, तो सोचो क्या बनेगा, ये मान लो ये एक चेन बन गई और इसके ऊपर फिर से मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और फिर से 1 2 3 4, 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन, जो हमने ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। या इसको आप ऐसे बना लेते चेन, फिर से क्या कह देते, 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, फिर से ये नाम बन जाता, इसीलिए हम इसको उठा के यहाँ नहीं लगा सकते, ये यहीं पर ही आएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ दिस पेज। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन विच लेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड। तो मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कार्बन जो है वो हमारे आसपास के मिलियंस बिलियंस जिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, बट क्यों बनाता है, उसकी मेन 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वो खुद के साथ ही क्या बनाता रहता है, बॉन्ड बनाता रहता है। तो अभी तक देखो खुद के साथ कितने सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं उसके, तो उसकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है सबसे पहली तो, ठीक है। दूसरी क्या है, उसकी 4 वैलेंसी होती है, तो इस वजह से ना वो कैटायन बनाता है, ना किसी से लेता है, ना किसी को देता है इलेक्ट्रॉन्स, तो ना कैटायन बनाता है ना एनायन बनाता है। वो क्या किस में बिलीव करता है, वो शेयरिंग में बिलीव करता है। तो शेयरिंग के लिए हर कोई सामने आएगा ना, इंस्टेड ऑफ कि हाँ भाई तू मेरे से ले ले या तू मेरे को दे दे, वो तो उधार और कर्जा कोई नहीं रखता, तो क्या लेते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं। तो इस वजह से कार्बन मोस्टली क्या होता है, फ्रेंडली होता है ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। तो सबसे पहली सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन, कैटिनेशन। तो दिस इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कि हाँ जी वो खुद के साथ ही क्या करता है, बॉन्ड्स बनाता है और लॉन्ग लॉन्ग चेन बनाएगा, ब्रांचेस बनाता है, रिंग्स बनाता है, जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा भी था, ठीक है। दूसरी क्या होती है, जिसकी 4 वैलेंसी, 4 वैलेंसी को हम क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंसी या टेट्रावैलेंट कंपाउंड है ये, जिसकी 4 वैलेंसी है, तो इसलिए शेयरिंग में बिलीव करता है। तो इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे कि कैटिनेशन की कैसे वो सेल्फ लिंकिंग करता है। लिंकिंग ऑफ आइडेंटिकल एटम्स टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन इज कॉल्ड कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है कि सेम एटम्स जब लॉन्ग चेन बनाते हैं अपने साथ, खुद के साथ, तो उसे हम कैटिनेशन कहते हैं। तो कार्बन के पास ये एक्सीलेंट प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन की, वो खुद के साथ बहुत लॉन्ग चेन बनाता है। तो जब वो खुद के एटम के साथ मिलता है तो वो लॉन्ग चेन तो बनाता ही है, उसके साथ साथ वो ब्रांचेस भी बनाता है, रिंग्स भी बनाता है, जो हमने स्ट्रक्चर्स में पढ़े थे, ब्रांच स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, जैसे हमने अभी हमने आइसोमर्स बनाए हैं, ठीक है। ये देखो ये इधर से ब्रांच निकल रही है, इधर से ब्रांच निकल रही है, रिंग्स भी बनाई है हमने, ठीक है। तो रिंग्स में क्या था, सिंपल बेंजीन रिंग भी थी, राइट, और आगे साइक्लो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी होते हैं, राइट। तो इसका बी पार्ट यानी कि अब टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है, टेट्रावैलेंसी मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, ठीक है। तो एज कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, इट कैन बॉन्ड विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो जैसे ही उसके पास 4 वैलेंसी होती है तो उसके पास टेंडेंसी होती है कि वो 4 और एटम से जुड़ सके। अब 4 और एटम कैसे हो सकते हैं, वो कार्बन एटम्स भी हो सकते हैं, कुछ उसमें मोनोवैलेंट एलिमेंट भी हो सकते हैं, या ग्रुप्स हो सकते हैं। कंपाउंड ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के साथ भी बनाता है, हाइड्रोजन के साथ भी बनाता है, हेलोजन और सल्फर के साथ भी बनाता है। इसका एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो अगेन टेट्रावैलेंसी का मतलब कार्बन हैज अ 4 वैलेंसी, तो यानी कि कार्बन हमेशा कैसी बॉन्ड बनाता है, 4 के साथ बॉन्ड बनाता है। तो अब जैसे कि ये कार्बन है तो इसके पास 4 बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये हाइड्रोजन के साथ बनाता है, मोनोवैलेंट एलिमेंट क्या होते हैं, जैसे जिनकी वैलेंसी 1 होती है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया या क्लोरीन हो गया। हेलोजन्स का मतलब क्या होता है, हेलोजन्स होते हैं आप लोगों के फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
ठीक है, तो उसमें से हमने क्लोरीन ले लिया। इन सब की वैलेंसी 1 होती है, इनकी इसके आउटर मोस्ट में भी 1 है और इसके आउटर मोस्ट में भी 1 है। ये हेलोजन का एग्जाम्पल है और ये सिंपल हाइड्रोजन होगी। तो जब ये हाइड्रोजन अपने एक यहाँ H रखता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ H, यहाँ इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा, यहाँ H इसने अपना इलेक्ट्रॉन रख दिया, यहाँ H और इसने अपना इलेक्ट्रॉन रख दिया। हाइड्रोजन तो हमारे क्या कंप्लीट करता है, अपने डबलेट्स कंप्लीट करता है, ये बना लिए उसने अपने डबलेट। लेकिन कार्बन क्या कंप्लीट करता है, अपना ऑक्टेट। 4 इसके पास थे, 4 इसने हाइड्रोजन से क्या कर लिए, शेयर कर लिए। तो क्या बन गया, एक तरीके से 4 हाइड्रोजन के साथ ये मिल गया और ये क्या होता है, CH4 इज मीथेन। ठीक है, सिमिलरली कार्बन के पास अगेन 4 है। अब ये चारों की जगह पे क्या हो जाता है, जैसे कि क्लोरीन ऐड हो गया, तो मान लो यहाँ क्लोरीन आ गया, यहाँ क्लोरीन इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन, वैसे तो इसके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 7 होते हैं, याद करिए 17, तो दिस इज 2 8 7। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 एंड यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे एक 7 हो गया। ठीक है, तो क्लोरीन खुद 7 है, एक इसने कार्बन के साथ इसने क्या कर लिया, शेयर कर लिया। 8 बन के इसके ऑक्टेट में, यहाँ पे खुद के पास 7 है, एक कार्बन के साथ शेयर, 7 और एक कार्बन के साथ शेयर, 7 और एक कार्बन के साथ शेयर। इस तरीके से इसने क्लोरीन ने अपना बना लिया। लेकिन अभी कार्बन के पास 4 खुद के थे और इसने क्या किया, हर एक क्लोरीन से एक एक शेयर कर लिया, तो इसके भी आउटर मोस्ट में कितने आ गए, 8 हो गए। तो इस तरीके से इसने क्या बना लिया, CCl4, दिस इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया। ऐसे जब ऑक्सीजन के साथ बनाता है तो ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। जैसे कि कार्बन है, एक इधर मान लो हाइड्रोजन, एक इधर, अब इसकी 2 वैलेंसी पड़ी है और जो ऑक्सीजन होता है वो इसके साथ डबल बॉन्ड बनाता है। पता होगा क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, इसको 2 शेयरिंग के लिए चाहिए होते हैं। तो जैसे कि मान लो 1 2, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और ये क्या करता है, 2 इसके साथ शेयर करता है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, 2 चाहिए तो 2 वो कार्बन के साथ ले लेता है और ये अपना डबलेट, ये अपना डबलेट, और ये क्या कर लेता है, इसके साथ ऐसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो ऑक्सीजन के साथ वो क्या बनाता है, डबल बॉन्ड। इस तरीके से सल्फर के साथ भी फॉर्म करता है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ उनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग कि 2 चाहिए, 3 चाहिए, उनके साथ शेयरिंग करके ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है वो। ठीक है, तो ये था इसका सेकेंड पार्ट, दैट इज टेट्रावैलेंसी। और चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, विच विल बी द फॉर्मूला, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। तो याद करिए, मैंने आप लोगों को साइक्लिक स्ट्रक्चर का ना एक जनरल फॉर्मूला बताया था। साइक्लिक स्ट्रक्चर का बताया था मैंने, CnH2n होता है बस। ठीक है, ये होता है जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। तो अब आप कहेंगे कि मैम सेम फॉर्मूला एल्कीन्स का भी तो था। हाँ जी था, लेकिन जो एल्कीन्स होती हैं उसमें क्या होती है, सॉरी, अब आप कहेंगे कि मैम जो ये वाला फॉर्मूला है ये एल्कीन्स का भी तो था। हाँ जी था, लेकिन जो एल्कीन्स होते हैं उसके अंदर डबल बॉन्ड होती है। ठीक है, लेकिन ये उन साइक्लिक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मूला है जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होती है। ठीक है, तो यानी कि अगर आप लोगों को कहीं भी ऐसा दे रखा हो, साइक्लिक स्ट्रक्चर दे रखा हो, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका जनरल फॉर्मूला ये है, अगर उसके अंदर सिंगल बॉन्ड है। अगर कोई चेन है और डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स देन वो फॉर्मूला किसका है, एल्कीन्स का है। अब जैसे कि मान लो यहाँ पर साइक्लोपेंटेन दे रखा है, अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं इसी से, साइक्लोपेंटेन, पेंट मतलब कि C5, 5 कार्बन है। ठीक है, अब हाइड्रोजन, साइक्लोपेंटेन है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2n लगेगा, दैट मीन्स 10 लगेगा। ये आ गया फॉर्मूला ऑफ साइक्लोपेंटेन का। ठीक है, अब कहीं भी ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप लोगों को लगेगा कि भाई ये एल्कीन्स भी हो सकता है और ये साइक्लोपेंटेन भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये आप लोगों को बोल रखा है कि हाँ जी क्या कहते हैं, रिंग स्ट्रक्चर बनाओ, रिंग के लिए आपको पता है कि साइक्लो बन जाएगा, चेन स्ट्रक्चर बनाओ तो आपको पता है एल्कीन्स होगा। तो यानी कि इसके अंदर जब हम इसका स्ट्रक्चर बना रहे होंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर रिंग बना रहे होंगे, तो सब में क्या आएगी, सिंगल बॉन्ड आएगी, क्योंकि एन्स है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो 5 है सबसे पहली बात, तो 5 के लिए क्या करेंगे हम, 1 2 3 4 5।
ये क्या बन गया, पेंटागन बन गया। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले भी जब स्ट्रक्चर से सिखाए थे, मैंने आपको कहा था कि डॉट स्ट्रक्चर जो होता है ना वो बहुत ईजी होता है बनाना। सबसे पहले स्केलेटन बना लो, उसके बाद डॉट बनाते रहना। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने 5 थे, रिंग में लगाना था तो रिंग में लगाया, साइकिल में लगाया तो हमने 5 बनाए, तो 5 का मतलब क्या बन गया, पेंटागन बन गया। अब देखो इसके पास 2 वैलेंसी कंप्लीट हो रखी है, 2 चाहिए तो 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। इसके पास भी 2 कंप्लीट है, 2 चाहिए। सिमिलरली हर एक कार्बन को 2 ही हाइड्रोजन चाहिए, तो अब देखो 2 2 2 हो गए 10 पूरे। ठीक है, अब इसका हमें डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। चलो, अब डॉट स्ट्रक्चर बहुत इजी, मैंने समझाया था आपको कैसे बनाते हैं। हर एक बॉन्ड हटाते रहो, वहां पे 2 2 डॉट लगाते रहो। जैसे कि मान लो ये कार्बन था, ठीक है, वैसे तो इसके 4 हैं, 1 2 3 4 ऐसे बनाना पड़ता, सोचना पड़ता बहुत, बट सोचने की कोई जरूरत नहीं है। पहले तो क्या करो, इसी कार्बन को ना इस तरीके से 2 बॉन्ड लगाई, कार्बन लगा दिया, फिर 2 बॉन्ड लगाई, फिर एक कार्बन लगा दिया, फिर 2 बॉन्ड, फिर एक कार्बन, फिर 2 बॉन्ड, कार्बन एंड 2 बॉन्ड, एक क्या बन गया, ये फिर से ये बन गया, हेक्सागन बन गया। ठीक है, अब हर एक के पास 2 2 हाइड्रोजन है, तो यानी कि एक इधर बॉन्ड बना के हाइड्रोजन बनाता होगा, एक इधर, तो हम क्या करेंगे, 1 2 हाइड्रोजन बन गया, फिर 1 2 हाइड्रोजन, 1 2 हाइड्रोजन। इस तरीके से सब पे हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे, कि एक तरीके से हमने बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, अब हमें पता है जो हाइड्रोजन होता है वो क्या कंप्लीट करता है, वो अपना डबलेट कंप्लीट करता है। तो ये रहा 2 का 2 का, तो इस तरीके से हम पहले तो हम हाइड्रोजन को कंप्लीट कर देते हैं। कर लिया कंप्लीट। अब हम कार्बन की बात करते हैं। कार्बन में ध्यान से देखो, ये था कार्बन, ठीक है, अगर मैं इसको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करती तो 1 2 3 4 ऐसे लगता, एक आगे तरफ जाता, एक पीछे की तरफ, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। मैंने क्या किया, इसी की बॉन्ड हटाती रही और वहां पे मैं 2 2 डॉट लगाती रही। यही मैंने आपको ट्रिक बताई थी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, कि अगर आपको डॉट स्ट्रक्चर में से दिक्कत आती है तो सिर्फ पहले स्केलेटन बना लो, फिर वहां से बॉन्ड्स हटा के वहां डॉट लगाते रहो। अब इसके आसपास की 8 कंप्लीट कर दो, 1 2 3 4 5 6, एक पीछे वाली और एक आगे वाली, वो उठाया हमने इलेक्ट्रॉन, और ये 8 इसके कंप्लीट। इधर देखो 4 ये हैं, 2 इसके पास ये वाले पड़े हैं, और एक पीछे से उठाया, एक आगे से उठाया इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। सिमिलरली इसके साथ भी ऐसे करेंगे, इसके साथ भी ऐसे, सेम इधर भी। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गए सारे के सारे कार्बन्स के, और ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। ठीक है, तो अगर मैं आपको कहती हूँ कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन, और उसका ऐसी स्ट्रक्चर बनाओ, तो कैन यू ड्रॉ। हेक्सेन मतलब कि C6, और साइक्लो है तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो अब कैसे बनेगा, हेक्सागन बना लो इस तरीके से, बन गए 6, सबकी H2 दे दो, और उसके बाद ऐसा डॉट स्ट्रक्चर बना देना। ठीक है, आई होप कि आप इसको बना के क्लिक करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे कि आपने किस तरीके से साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो अब क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो हमें नीचे 4 कंपाउंड्स दे रखे हैं, इथेनोइक एसिड, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनॉल एंड हेक्सेनल, और उसके बाद एक और क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम इन चारों के स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो याद करिए हमने फंक्शनल ग्रुप भी कर रखे हैं, हमने इन सब के स्ट्रक्चर्स भी बना रखे हैं। तो सबसे पहले आता है आपके पास इथेनोइक एसिड। तो स्ट्रक्चर बनाने से पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, राइट। इथ मतलब कि 2 कार्बन, और साथ में ओइक एसिड है, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है। तो यानी कि CH3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए क्या होता है, COOH होता है। अब यहाँ मैं ना एक चीज आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगी, कई बच्चों को लगता है इथ मतलब कि 2 कार्बन, ओइक ग्रुप मतलब कि COOH, तो वो 3 कार्बन हो जाते हैं। वो गलत है, वो इथेनोइक एसिड नहीं होगा, वो प्रोपेनोइक हो जाएगा। तो यानी कि जो कार्बोक्सिलिक का जो C होता है वो इस पूरे कंपाउंड में क्या करते हैं, हम उसको काउंट करके लिखते हैं। समझ में आया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक हो गया और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, मिथेनोइक नहीं, ये मिथेनोइक नहीं है। समझ में आया आपको। तो यानी कि COOH जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो C होता है उसके साथ क्या रहता है, ये पूरा का पूरे में काउंट हम करते हैं। क्लियर है, चलो ये हमें पता चल गया। अब इसका हमने स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं,
सिंपल नाम से पता चल रहा है C, ठीक है, 2 कार्बन लगा दिए, इसके साथ 3 हाइड्रोजन। अब डबल बॉन्ड O लगती है एक के साथ और साथ में क्या है OH, बन गया ये आपका इथेनॉइक एसिड। हमें पता है कि जो ये होता है ये क्या होता है, डबल बॉन्ड O और साथ में क्या लगता है OH लगता है। क्लियर है ये बात? तो ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। अब सेकेंड की बात करते हैं ब्रोमोपेंटेन की। ब्रोमोपेंटेन, तो पेंटेन है सबसे पहली बात तो, ठीक है, तो पेंट मतलब कि C5, ठीक है, एन मतलब कि एल्केन ग्रुप है, ठीक है, यानी कि डबल करके हमें क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा, राइट। तो डबल करके तो उतने हाइड्रोजन आएंगे, डबल करो 10 + 2 कितने हो गए, 12 हो गए, लेकिन ब्रोमीन भी लगा हुआ है, तो यानी कि ये 11 हो जाएंगे और एक हाइड्रोजन की जगह पर क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, ठीक है। दोबारा देखो, पेंटेन, तो पेंटेन के लिए C5H12 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ब्रोमो भी है, यानी कि एक हाइड्रोजन को हटा के हमें वहाँ पे ब्रोमीन लगाना है, तो वहाँ पे एक हो गया हाइड्रोजन हो गया 11 और एक की जगह पे क्या आ गया, ब्रोमीन आ गया। तो अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, 1 2 3 4 5, एक के साथ लगा दो ब्रोमीन, बाकी सबके साथ क्या लगाने हैं हमने, H कंप्लीट करने हैं। तो इसकी 2 वैलेंसी पड़ी है, इसकी भी 2 वैलेंसी पड़ी है, इसकी 3 वैलेंसी पड़ी है। अब सब पे H लगा दो, और काउंट करो, 5 5 10 + 1 11 हो गए। तो ये आ गया, इसका स्ट्रक्चर बन गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम बनाते हैं ब्यूटेनॉन का, राइट। ब्यूटेनॉन, ब्यूट मतलब कि 4 है ना, 4, ऑन मतलब कि उसके सेंटर में बीच में कहीं ना कहीं क्या लगा हुआ, डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, ये मतलब है इसका। तो हम पहले क्या लिख देंगे, अगर हमें ऐसे फॉर्मूला नहीं बनाना आ रहा ना, तो हम पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद में हम फॉर्मूला बना लेंगे। मतलब ब्यूट, सबसे पहले तो 4 कार्बन लगे हुए हैं, ठीक है। ब्यूट, ऑन मतलब क्या होता है, कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप का मतलब क्या होता है कि या बीच में से यहाँ नहीं, लास्ट वाले कार्बन्स पे नहीं, बीच वाले कार्बन्स में से किसी के ऊपर भी डबल बॉन्ड लगा दो। आप इस पे भी लगा सकते हो, आप इस पे भी लगा सकते हो, जिस मर्जी पे लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बाकी सबकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो। क्या हो गया, इसके पास 3 रहे हैं तो 3 लग जाएंगे, इसके पास, इसकी कंप्लीट है, 2 ऊपर 2 इधर, 4 हो गई, इसकी 2 रहती हैं और इसकी 3 रहती हैं वैलेंसी, बाकी सब पे क्या लगा दो, H लगा दो। तो ये आ गया आपका ब्यूटेनॉन। तो अब चेक कर लो, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया 8। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा C4H8 और साथ में सिंपल एक O, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल गया ब्यूटेनॉन का फॉर्मूला, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपके पास डी पार्ट आता है, हेक्सानल। हेक्सानल, अल मतलब कि एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है ना, और हेक्स मतलब क्या है कि 6 कार्बन है। एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है, CHO वाला, जैसे इसमें COOH होता है उसमें CHO होता है। तो अब यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे, हेक्सागन है यानी कि 6 है, 6 का मतलब भी क्या हो, जिसके अंदर CHO ऐड है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, C5। पहले एक काम करते हैं, हम बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, वो ज़्यादा इजी लगता है हमें। तो C1 2 3 4 6 हो गए। अब हेक्सागन CHO होता है, CHO का मतलब क्या होता है, लास्ट में डबल बॉन्ड O और इधर लगा होता है H, ठीक है। यही इसलिए मैंने आपको बोला था कि कीटोन में सेंटर में किसी बीच वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगा होता है, अगर लास्ट में डबल बॉन्ड O लगता है तो एल्डिहाइड ग्रुप बन जाता है, तो दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। अब बाकी सबकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो, H यहाँ पर भी 2 चाहिए, यहाँ पर भी और यहाँ 3 चाहिए वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। अब इसका फॉर्मूला बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा C6 है, ठीक है, बट हम एक बार के लिए लिखते C5 लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता है हम लास्ट में ना इसको CHO लिखेंगे, ठीक है, इसको CHO अलग से लिख देंगे। तो ये C5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो H11 CHO, तो ये बन गया आपका हेक्सानल, राइट। चलो हमने चारों के बना लिए स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पर एक और चीज देखो, आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन के यानी कि इसके और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन सकते हैं। आइसोमर्स का से मतलब क्या था कि
आइसोमर्स मतलब कि सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं फॉर्मूला सेम रहे लेकिन इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाए? डेफिनेटली। तो हम लिखेंगे यस स्ट्रक्चरल, तो हम लिखेंगे यस स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन। वैसे तो हमें सिर्फ यहीं तक ही बोल रखा है कि सिर्फ आपको बताना है यस और नो, लेकिन मैं यहाँ आपको फिर भी एक एग्जांपल देके बता रही हूँ कि किस तरीके से बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 5 थे तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 4 लगा दो और यहाँ Br, और किसी एक पर यहाँ पर मान लो हम क्या लगा देते हैं, एक कार्बन लगा देते हैं, इधर एक कार्बन लगा दिया, ठीक है। तो बाकी सबकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो। यहाँ पे हो जाएंगे 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर H2, इधर भी H2 और इधर एक H आ जाएगा। अब काउंट करो 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 11 हो रहे हैं। एक Br भी है, तो यानी कि एक तरीके का ये आइसोमर बन गया। आप एक और भी बना सकते हो, ये उठा के एक यहाँ पर भी लगा सकते हो इस तरीके से 1, 2, 3, ये Br हो जाएगा और इधर इधर C लग जाएगा। इस तरीके से हम और पॉसिबल आइसोमर्स भी बना सकते हैं ब्रोमोपेंटेन के। तो ये आपको सिर्फ बताया है कि इस तरीके से बन सकते हैं, उन्होंने पूछा नहीं है, उन्होंने सिर्फ बोला येस और नो। तो आंसर इज येस। अगर पूछें कि एक आधा बना के दिखाओ तो आप ये बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन 4। चलिए करते हैं क्वेश्चन 5। तो अब क्वेश्चन 5 वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट आर द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब आपको कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर दे रखे हैं, आपको सिर्फ उसका नामकरण करना है। कैसे? तो देखो, सबसे पहली बात ब्रोमो लगा हुआ, ब्रोमीन लगा हुआ, यानी कि ब्रोमो लगाएंगे हम हेलोजन ग्रुप के लिए, और कितने हैं? 2 हैं, है ना। तो हम कैसे लिखते हैं, जब हेलोजन होता है तो उसके लिए क्या लगता है? प्रीफिक्स लगता है। प्रीफिक्स मतलब कि वो आगे की तरफ लगता है। तो हम लिखेंगे ब्रोमो, और 2 के लिए क्या लगेगा? इथ, और सिंगल बॉन्ड है तो ए, बन गया ब्रोमोइथेन, ठीक है। अब ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? ये लास्ट में है, यानी कि CHO ग्रुप है ना। CHO ग्रुप, CHO ग्रुप मैंने अभी आपको बताया था कौन सा होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है। एल्डिहाइड के लिए हम क्या लगाते हैं? अल लगाते हैं, और वो भी क्या लगता है? सफिक्स लगता है। हेलोजन के लिए क्या लगता था? प्रीफिक्स, यानी कि आगे लगता है, और ये क्या होता है? सफिक्स, जो लास्ट में लगता है। और ये कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए क्या लगेगा? मिथ, ठीक है। और कौन सा ग्रुप लगा हुआ है साथ में? अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? मीथेन नल, मीथेन नल। ये बन गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप के लिए अल, दैट इज सफिक्स, जो लास्ट में लगता है। ओके, नेक्स्ट बताओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन है, ठीक है। और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ, सिर्फ और सिर्फ क्या लगी हुई है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? एल्काइन ग्रुप है। एल्काइन में आइन क्या लगता है? आपका सफिक्स लगता है, यानी कि सबसे लास्ट में लगता है, ठीक है। और 6 है, तो 6 के लिए क्या बनेगा? हेक्स, ठीक है। और लास्ट के लिए एल्काइन में आइन लगता है, हेक्स आइन, ठीक है। हेक्स आइन। अगर ये कार्बन 1 हटा दूं तो 5 बन जाएंगे, तो वो पेंटाइन। 4 बनते हैं तो ब्यूटाइन। ये हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। आई होप अभी तक आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स, कैसे बनाते हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस के स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। आई होप आप लोगों ने अब तक कर लिया होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए करते हैं अब इन टेस्ट क्वेश्चन पेज 71 के। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है पेज 71 का? व्हाई इज कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो याद करो, जब मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स पढ़ा रही थी उसमें हमने इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड पढ़ा था। मैंने उस टाइम आपको कहा था कि इथेनॉल में अगर हम उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, उसके अंदर हम कुछ ऐसे कैटलिस्ट डालते हैं जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, सच दैट इथेनॉल को वो ऑक्सीजन दे देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? इथेनोइक एसिड बन जाता है। हमने वहाँ पे रिएक्शन करी थी, तो याद करो रिएक्शन क्या होती है। सबसे पहले इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है? CH3 CH2 ऑल मतलब कि अल्कोहल ग्रुप, ये हो गया इथेनॉल। इसको हमने किसकी प्रेजेंस में, कौन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में हमने इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई थी? दिस इज एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, यही था, ठीक है। ओके, तो इसके प्रेजेंस में जब हमने इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड की, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, और इसको हमने फिर क्या कर दिया था? हीट कर दिया था। तो ऑक्सीजन इसने दे दी अपनी, जब एक और ऑक्सीजन दे देगा तो O ऐड हो जाएगा यहाँ पे,
तो क्या बन गया था CH3C, एक और O आ गया, एक और O आ गया, एक तो O था एक और O आ गया, और साथ में क्या निकल गया, H2O निकल गया। तो ये था आपका इथेनॉल। और जब हमने इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया था तो ये क्या बन गया था, इथेनोइक एसिड बन गया था। तो ये हमने रिएक्शन लिख लिया, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है कि इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं। भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रपोर्शन बढ़ गई है, इथेनॉल से वो क्या बन गया है, इथेनोइक एसिड बन गया है। जैसी ऑक्सीजन की प्रपोर्शन बढ़ी तो इसलिए हम क्या कह देंगे, इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह देंगे, सिंपल। So as the proportion of oxygen increases when ethanol changes into ethanoic acid, it is oxidation of ethanol. That is why it is called oxidation reaction. तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न फॉर वेल्डिंग। ठीक है, वेल्डिंग आपको पता है कि कैसे करते हैं। वेल्डिंग क्या होती है कि जब लोहे को पिघला दिया जाता है और वो क्या हो जाता है, एक दूसरे से ज्वाइन हो जाता है, ठीक है, मेल्ट होकर एक दूसरे से एक तेजी के टांके लग जाते हैं, राइट, दैट इज वेल्डिंग। ओके, तो ऑक्सीजन और इथाइन को बर्न करते हैं सच दैट कि वो वेल्डिंग हो सके। कैन यू टेल व्हाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड। ऑक्सीजन ही क्यों लेते हैं, इथाइन के साथ एयर क्यों नहीं लेते हैं। तो इसका आंसर ना आपको क्वेश्चन में से ही मिल रहा है। क्या लिखा है यहाँ पर, अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न्ड। किसी भी चीज़ को बर्न करना होता है तो हमें सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है। तो इथाइन के साथ ऑक्सीजन हम बर्न करें तो इथाइन अच्छे से बर्न होगी और अच्छे से ब्लू फ्लेम निकलेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इथाइन की जगह पे एयर यूज़ करती हूँ तो एयर में ऑक्सीजन के साथ और भी ज़्यादा गैसेस प्रेजेंट होती हैं और हम कह सकते हैं कि एयर के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होगी एज कम्पेयर टू खाली ऑक्सीजन ली जाए, है ना। मान लो एक कंटेनर में मैंने 20 ml जो है मैंने ऑक्सीजन भर रखी है और एक में 20 ml जो है वो क्या है, एयर है। मैं ml यूज़ कर रही हूँ यानी कि इसका मतलब क्या, लिक्विफाइड, ठीक है। तो अब उस 20 ml एयर के अंदर अब 20 ml ऑक्सीजन तो नहीं प्रेजेंट होंगी ना, वो तो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगी। तो इस वजह से एयर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होने की वजह से इथाइन अच्छे से बर्न नहीं होगी। अगर अच्छे से बर्न नहीं होगी दैट्स व्हाई इट इज नॉट सुटेबल फॉर वेल्डिंग। बस इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे अब, तो इसका आंसर लिखेंगे कि व्हेन अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड ऑक्सीजन जब बर्न होता है देन इथाइन बर्न होती है कंप्लीटली प्रोड्यूसिंग अ ब्लू फ्लेम विद वेरी हाई टेम्परेचर, जो यूज़ में आता है, सुटेबल होता है वेल्डिंग मेटल्स के लिए, मेटल्स को वेल्डिंग करने के लिए। हाउएवर जब एयर जो कंटेन करती है सिर्फ 20% ऑफ ऑक्सीजन, वो जब बर्न होती है इथाइन के साथ तो अच्छे से बर्न नहीं हो पाती है और कम टेम्परेचर देती है। अगर अच्छे से बर्न नहीं हो रही होती है तो कौन सी फ्लेम देती है, यस सूटी फ्लेम देती है, वो भी आप ऐड कर सकते हो, येलो सूटी फ्लेम, ठीक है। तो वो लोअर टेम्परेचर भी देती है जिसकी वजह से इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर वेल्डिंग मेटल्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज 74 के। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज 74 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की वीडियो हमने डिस्कस करी थी तो उसके अंदर हमने बहुत सारे ऐसी चीज़ें करी थी जो उनके बीच में क्या आते थे, डिफरेंसेस क्रिएट करते थे, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक बोला था कि हम टेस्ट के लिए भी रख सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें इसकी टेस्ट के लिए रख सकते हैं, कुछ चीज़ें इसकी टेस्ट के लिए रख सकते हैं, जैसे कि बियर्स रिएजेंट टेस्ट था, ठीक है। ये अल्कोहल किसके साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, ये किसके साथ प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो ऐसा ही हम एक टेस्ट यूज़ करते हैं यहाँ पर कि जब कभी भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड को मेटल बाइकार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ या मेटल कार्बोनेट के साथ नॉर्मल अगर हम उसको रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम अल्कोहल को इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करता है। तो एक तरीके से वो भी क्या हो गया, एक टेस्ट हो गया। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो हमने पहले रिएक्शन लिखी कि ये रहा एसिड, ये रहा मेटल कार्बोनेट, और जब हमने इसको रिएक्ट करवाया तो ये H हट के इसके पास चला गया और यहाँ से Na आ गया इधर, ठीक है। तो ये आ गया ONA और साथ में वाटर और साथ में लिबरेट होगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ या मेटल कार्बोनेट के साथ, दोनों के साथ, तो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब अल्कोहल जो है वो इवॉल्व नहीं करता कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम उसको मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ या मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब,
ठीक है, तो आप ये तो एक तरीके का टेस्ट हो गया। आपको मैंने जो वीडियो में दूसरे टेस्ट बता रखे थे, आप वो भी एज एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें एक आधा ही टेस्ट बताना, तो कोई भी आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो एज नेम इंडिकेट्स एजेंट्स, यानी कि जो काम करवाता है, यानी कि जब एक रिएक्शन में कोई एक ऐसा एजेंट जो ऑक्सीजन दे रहा होगा सच दैट कि वो ऑक्सीडाइज हो जाए, तो वो क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे। और जब वो ऑक्सीजन दे रहा होगा, ठीक है, तो क्या कर रहा होगा, खुद में से तो हटा रहा होगा, खुद रिड्यूस हो रहा होगा, तो वो एजेंट्स, वो बीच के विचोले जो क्या करते हैं, खुद रिड्यूस हो जाते हैं लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, दोज आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और इसके अंदर हमने अभी यहाँ पर रिएक्शन करी थी ये इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड वाली, उसके अंदर हमने ये देखा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा था, तो ये होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस जो प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन या रिमूव कर देता है हाइड्रोजन दूसरे सब्सटेंस से, सो दैट वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाए और वो खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। एग्जाम्पल, एल्केलाइन KMnO4, एसिडिफाइड K2Cr2O7, दिस इज एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, दिस इज एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, एंड दिस इज नाइट्रिक एसिड HNO3 एटसेट्रा। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होती है, ओजोन होती है, राइट। तो ये थे आपका क्वेश्चन सेकंड। चलिए करते हैं अब इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पेज 76 के। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पेज 76 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ वुड यू बी एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग अ डिटर्जेंट। तो हमने इस चैप्टर के लास्ट वीडियो में सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का टॉपिक कवर किया था, और वहां मैंने आपको बताया था कि जो सोप होता है वो हार्ड वाटर में स्कम बनाता है। स्कम का मतलब क्या होता है कि एक वाइट सी लेयर जो वाटर के ऊपर आ जाती है और हमारे कपड़ों को खराब कर देती है, फेड कर देती है उसका कलर, ठीक है, दैट इज अ स्कम, जो एक प्रेसिपिटेट होती है, इनसोल्यूबल होती है वाटर के अंदर। लेकिन वहीं पर ही डिटर्जेंट की एक एडवांटेज थी कि डिटर्जेंट जो होता है वो हार्ड वाटर में भी काम कर सकता है। तो डिटर्जेंट से तो हम चेक ही नहीं कर पाएंगे कि जो वाटर है वो सॉफ्ट है या हार्ड है। क्यों, डिटर्जेंट तो दोनों में ही काम कर लेता है, वो कोई स्कम प्रोड्यूस नहीं करता। बट जो सोप है वो सॉफ्ट वाटर में तो अच्छे से वर्क करता है, लेकिन हार्ड वाटर का मतलब हिंदी में अगर बताऊं मैं तो खारा पानी, ठीक है, जो डायरेक्ट हमें बड़े बड़े ट्यूबवेल से मिलता है, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो खारा पानी होता है, जिसके अंदर हार्ड वाटर के अंदर मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो जो सोप होता है वो उनके साथ रिएक्ट करके स्कम बना लेता है, लेकिन डिटर्जेंट अच्छे से क्लिनजिंग एक्शन करता है अपना हार्ड वाटर में भी और सॉफ्ट में भी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डायरेक्ट क्या कि नो वी आर नॉट एबल टू चेक इफ द वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग अ डिटर्जेंट। व्हाई, बिकॉज द डिटर्जेंट गिव्स लेदर बोथ विद सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। लेदर का मतलब क्या हुआ, फॉर्म, यानी कि झाग वो दोनों में देता है, लेकिन जो सोप होता है वो हार्ड वाटर के अंदर स्कम बना देता है, लेदर प्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो हम लिख देते हैं इसको, तो no, because detergent gives leather both with soft and hard water, that's why we are not able to check if the water is hard by using a detergent, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, people use a variety of methods to wash clothes. Usually after adding the soap they beat the clothes on the stone or beat it with a paddle, scrub with a brush, or a mixture is agitated in a washing machine. Why is the agitation necessary to give a clean clothes? यानी कि वो कहते हैं कि जो लोग होते हैं वो कपड़े धोने के लिए उसको क्या करते हैं, बीट करते हैं, ठीक है, कोई एक पैडल से बीट कर रहा है, तो कोई स्टोन पे मार रहा है, कोई ब्रश कर रहा है, वॉशिंग मशीन में आगे पीछे ऊपर नीचे घूमते रहते हैं कपड़े। भाई इन सब की क्या जरूरत है, वाई इट इज नेसेसरी। तो इसका आंसर मैंने आप लोगों को क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप में बताया था कि जिस तरीके से मिसल फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, जिस तरीके से जो सोप के पार्टिकल्स होते हैं वो मैंने आपको बताया था कि ये हेड होता है, ये टेल होता है, ठीक है, और यहाँ पे डर्ट आ जाती है, तो डर्ट में चिपक जाते हैं इस तरीके से, ये एक मिसल बन जाता है ना। तो ऐसे बहुत सारे एक मिसल फॉर्मेशन बन जाती है, यहाँ पे डर्ट होती है, ये होते हैं आपके सोप के पार्टिकल्स होते हैं। आई होप आप लोगों ने अभी तक क्लींजिंग एक्शन देख लिया होगा, नहीं देखा है तो आई सजेस्ट एक बार जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है, डायरेक्ट 5 मार्क्स में भी आ जाता है, 3 मार्क्स में भी आ जाता है। लास्ट वीडियो थी इस चैप्टर की, ऑलरेडी मैंने आप लोगों का प्लेलिस्ट का लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर अभी तक आपने विजिट नहीं किया तो आई सजेस्ट एक बार जरूर विजिट करें। तो ये डर्ट जो थी उसको वॉश ऑफ करना है,
ठीक है। अब उसको हम बीट कर रहे हैं सो दैट कि ये जो पूरा का पूरा मिसल है ना वो कहाँ रह जाए, वो वाटर के अंदर ही रह जाए, और हम जब वाटर से रिंस करें तो वो क्या हो जाए, ये वॉश ऑफ हो जाए और हमारा जो क्लोथ है वो निकल आए। ठीक है, तो इजीली ये सारी चीज़ें वो वहीं पर रह जाएं। अगर हम अच्छे से क्लोथ को वॉश नहीं करें, ये तो हमारे क्लोथ के साथ ही चिपकी रहेंगी मिसल्स, फिर फ़ायदा क्या हुआ, एक तो ये सोप के मॉलिक्यूल्स भी वहीं रह जाएंगे, डर्ट भी वहीं रह जाएगी। अगर हम उसको ऐसे अच्छे से ब्रश नहीं करेंगे, बीट नहीं करेंगे, इसको हटा रहे हैं हम अपने उससे। ठीक है, मान लो ये क्लोथ है, ये मिसल बन रखी है, जब तक मैं इसको वॉश ऑफ नहीं करूँगी तो ये निकलेगी थोड़ी, यहीं पड़ी रहेगी, पानी से थोड़ी सा आएगी इजिली। जब मैं इसको ऐसे ऐसे करूँगी और पानी डालूंगी फिर ये हट जाएगी। आप समझ आया, एक तरीके से मैंने आपको विजुअलाइज ही करवा दिया, राइट। तो अब इसको हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि यू नो दैट डर्ट जो होती है वो स्टिक करती है हमारे क्लोथ्स के साथ बिकॉज वो एक ऑयली एंड ग्रीसी सब्सटेंस है। जो सॉप मिसल होती है वो एंट्रैप कर लेती है ऑयल को। जैसे ही हम क्लोथ को गीला करते हैं सॉप सॉल्यूशन के अंदर और एजिटेट करते हैं, घुमाते हैं फिराते हैं, उसको बीट करना एक तरीके से सब, देन जो मिसल होती है ये पूरी मिसल अलॉन्ग विद डर्ट पार्टिकल वो रिमूव हो जाती है क्लोथ से, और कहाँ निकल जाती है, जिसमें हम पानी जैसे ही डालते हैं उस पानी में रिंस ऑफ हो जाती है। इसीलिए हमारा जो क्लोथ है वो क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। तो ये थे कंप्लीट इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्लीट बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।